नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवणता के बारे में या फिर सैलिनिटी के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो महासागरीय जल होता है, वह महासागरीय जल हमारी दैनिक आवश्यकताओं की दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए योग्य नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उस जल में जो लवणता है, जो खारापन है, उसकी मात्रा पाई जाती है। और वास्तविक रूप में यदि हम बात करें लवणता क्या है, तो जो महासागरीय जल में पाई जाने वाली लवण जो नमक की मात्रा है, वही लवणता कहलाती है। लवणता यानी जो महासागर का जल है, यदि आप 1 किलो महासागर का जल लीजिए, 1 किलोग्राम जल लीजिए, उसमें जो नमक की मात्रा आपको प्राप्त होगी, वही वास्तविक रूप में लवणता कहलाएगी। तो लवणता क्या है? लवणता को यदि हम मानक रूप में बात करें, तो लवणता को मापने के लिए 1 किलोग्राम जल का सहारा लिया जाता है। यानी 1 किलोग्राम जल में घुले हुए नमक की मात्रा को ही लवणता कहते हैं, और इसे पीपीटी में प्रदर्शित करते हैं। पीपीटी यानी जो पार्ट पर थाउजेंड, यानी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है, वही वास्तविक रूप में लवणता कहलाता है। यदि आप 1 किलोग्राम 1000 ग्राम जल लीजिए, महासागरीय जल लीजिए, उसके पश्चात उसको बाष्पीकरण कर दीजिए। उस जल का बाष्पीकरण यानी आप उसे गैस पर रख दें, तो उससे जो जल होगा, जल बाष्पीकृत हो जाएगा, परंतु जो नमक की मात्रा है वह शेष रहेगी। उस नमक की मात्रा को आप तौल लीजिएगा तो 35 ग्राम होगी, औसतन 35 ग्राम। तो इस प्रकार उस जल की जो लवणता है, उस महासागरीय जल जो 1 किलोग्राम आपने जल लिया है, उसकी लवणता 35 ग्राम औसतन पाई जाती है। ठीक। तो परंतु पृथ्वी पर संपूर्ण क्षेत्र में लवणता एक समान नहीं पाई जाती है। औसतन लवणता 35 मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवणता पाई जाती है। यानी 1000 ग्राम का 35% यानी 3.5%, यानी 3.5% लवणता पृथ्वी पर औसत रूप में पाई जाती है, परंतु संपूर्ण पृथ्वी पर लवणता का स्तर है वह भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो लवणता की यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसका जो वितरण है वह उसमें असमानता पाई जाती है। यदि आप बंगाली की खाड़ी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर चूंकि दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, यदि आप इसको मानचित्र पर देखेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट कर सकेंगे। तो यदि आप बंगाल की खाड़ी को देखेंगे और अरब सागर को देखेंगे, तो दोनों क्षेत्रों में लवणता किसकी अधिक होगी? यदि आपके सामने यह प्रश्न आएगा कि यह मान के चलिए यह भारत का मानचित्र है, यहाँ पर ठीक, यह भारत देख सकते हैं, भारत की स्थिति। तो इसके जो पूर्वी भाग, भारत के जो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी भाग में अरब सागर है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी भाग में लवणता अधिक होगी, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की लवणता कम होगी, अरब सागर की लवणता अधिक होगी। इसका क्या कारण है? तो चलिए सबसे पहले इस जो प्रश्न है, इस प्रश्नों को हम बाद में करते हैं, पहले आप इसका स्वयं उत्तर दे दीजिएगा, परंतु पहले हम समझ लेते हैं कि लवणता किस प्रकार से निर्धारित होती है। उसके पश्चात आप इन छोटे मोटे प्रश्नों को आसानी से, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लवणता के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से लवणता आती है समुद्र में। तो बचपन में ऐसी कहानियां सुना जाती थी, ऐसी कथाएं, मिथक विद्यमान थे कि बच्चों को कहानियां सुना दी जाती थी कि समुद्र के अंदर एक चक्की विद्यमान है, जो चक्की चल रही है, उसके माध्यम से समुद्र में समुद्र को नमक मिलता जा रहा है। ठीक, इससे वहां पर लवणता प्राप्त होती है, परंतु यह सब एक मिथ्या है। यदि हम वास्तविक रूप में बात करें, तो वास्तविक रूप में जो लवणता है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में बहाकर लाई जाती है। जब नदियां ऊपरी क्षेत्रों से आती हैं, जब नदियां जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जब नदियां उस क्षेत्र से बहकर आती हैं, तो कहीं पर वर्टिकल इरोजन करती हैं, कहीं पर हॉरिजेंटल इरोजन करती हैं। इरोजन ही अपरदन की प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो अपरदन की प्रक्रिया के पश्चात परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो जब यहाँ पर केमिकल अपरदन होता है, यानी पानी जब जैसे मतलब लोहे में जंग लगना एक केमिकल अपरदन है। तो उसी प्रकार से जो जब नदी उस कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से बहकर जाती है, तो अपने साथ में जहां पर जो चट्टान होती है, चट्टान के कणों को बहा कर ले जाती है, और वास्तविक रूप में वही जो तत्व हैं वह समुद्र में लवणता का स्रोत बनते हैं। तो सबसे पहला स्रोत यदि हम बात करें, तो जो ओशियन में लवणता पाए जाने का, लवणता यानी नमक की मात्रा पाए जाने का, खारेपन पाए जाने का, यही है कि नदियों के माध्यम से जो लवणता है वह समुद्रों में पहुंचती है। परंतु यदि हम बात करें, तो समुद्र का जल तो खारा होता है, इसलिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं।
परंतु जो नदियों का जल होता है उसको हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नदियों का जल होता है वह फ्रेश वाटर होता है और ताजा पानी होता है, उसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, दैनिक क्रियाकलाप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लवणता नहीं पाई जाती है। परंतु नदियों में, जो समुद्रों में लवणता या जो पाई जा रही है, उसका प्रमुख स्रोत नदियां ही है। वास्तविक रूप में नदियों के माध्यम से ही लवणता या नमक की मात्रा ओशियन या समुद्र में बहाकर लाई जाती है। तो इस प्रकार से नदियों का जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु नदियों के द्वारा ही समुद्रों को लवणता प्राप्त होती है, क्योंकि उसके माध्यम नदियों के माध्यम से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यदि आपने देखा होगा चूने प्रधान क्षेत्रों में जब नदी गुजरती है तो उसके माध्यम से चूना को बहा कर ले जाती है। तो कैल्शियम प्राप्त होता है नदियों के माध्यम से, वह समुद्र में जाता है। और आपने नमक का सूत्र, यदि आप जानते होंगे, नमक का सूत्र है NaCl। तो उस कैल्शियम से नमक NaCl बनने की प्रक्रिया ही भारत जो ओशियन में हो जाती है। उसके ओशियन में बहुत बहुत से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन पाए जाते हैं, जिनका वह कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, कैल्शियम का उपयोग करते हैं, जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया है, और उसे NaCl में बदल देते हैं। तो इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि नदियों में जो महासागरों में या सागरों में जो लवणता पाई जाती है, वो लवणता कहाँ से आती है, उस लवणता का स्रोत क्या है, तो आपके सामने जो आपका सबसे प्रथम उत्तर होगा, नदियों के माध्यम से ही लवणता जो समुद्र है उसमें बहाकर, नदी की जो केमिकल प्रक्रिया, अपरदन की प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से यह लवणता समुद्र तक पहुंचती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी के माध्यम से, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी एक प्रमुख स्रोत है जिसके माध्यम से जो समुद्र है, समुद्र में लवणता आती है। यानी लवणता का दूसरा प्रमुख स्रोत है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के माध्यम से हम देखते हैं कि गैसें निकलती हैं, विभिन्न प्रकार की हल्की गैसें ज्वालामुखी के माध्यम से निकलती हैं। इसके अलावा लावा निकलता है। इसके अलावा कुछ धूल के कण भी तो ज्वालामुखी के साथ निकलते हैं। ज्वालामुखी की जब घटना होती है तो उसके साथ में धूल के कण निकलते हैं, राख के कण निकलते हैं। उस वही धूल के कण हैं, वही धूल के कण क्या करते हैं, आखिर में डिपॉजिट होकर, जमा होकर उस ओशियन के नितल हो जाता, जो सागर का नितल है, जो सागर की सतह है, उसमें क्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से धूल के कण निकले हैं, जो कण निकले हैं, वही वास्तविक रूप में दूसरा प्रमुख स्रोत है समुद्र में लवणता पाए जाने का। तो आपके सामने आप दो स्रोतों के माध्यम से लवणता के विषय में समझ गए होंगे कि दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला प्रमुख स्रोत है नदियों के माध्यम से लवणता समुद्र में पहुंचती है। नदियों के माध्यम से जो खारापन है, जो नमक की मात्रा है, वो है समुद्र में पहुंचती है। समुद्र में ऐसी कोई चक्की नहीं लगी हुई है जिसके माध्यम से लवणता उसमें विद्यमान है। इसके अलावा तीसरा प्रमुख कारण है चक्रवात। तो आपने देखा होगा कि चक्रवात यानी साइक्लोन, जब साइक्लोन आती है तो होता है, उससे क्या होता है, साइक्लोन के माध्यम से जो बहुत अधिक रफ्तार में, अधिक तेज गति से हवाएं चलती हैं, और हवाओं के चलने के परिणामस्वरूप फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के परिणामस्वरूप जो चक्रवात है, यदि महाद्वीप से महासागर की वो चलते हैं, कई बार जो चक्रवात हैं, यदि वो महाद्वीप से महासागर की वो चलते हैं, तो महाद्वीपी भाग से जो धूल के कण हैं, या फिर जो कण है, जो कि जो प्रक्रिया, अपरदन की प्रक्रिया चल जाती है, उससे जो कण होते हैं वह आखिरकार महासागरों में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रमुख तीन स्रोत हैं। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तीनों स्रोतों को, कि जो महासागर है, महासागर और लवणता आती कहाँ से है। तो आपने सबसे पहले हमने आपको स्रोत समझाया जो कि नदियों के माध्यम से, नदी अपने साथ में बहाकर, नदी का जल हालांकि सबसे ताजा जल नदी का होता है, नदी का जल सबसे ताजा होता है, ठीक। तो नदी अपने साथ में जो कैल्शियम लाती है उसका उपयोग करके जो ऑर्गेनिज्म है, जो जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंक्टन, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, उनका उपयोग करके उसे NaCl में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से नदियां सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद चक्रवात, उसके बाद ज्वालामुखी। तो यह तीन प्रमुख स्रोत हैं जिन स्रोतों के माध्यम से जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल में लवणता पाई जाती है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि स्रोत क्या है, ठीक। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो महासागर में लवणता पाई जाती है, उस लवणता को कौन निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होती है लवणता, किन क्षेत्रों में क्या लवणता पाई जाएगी। जैसे हमने सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किस में लवणता अधिक होगी, तो उत्तर है अरब सागर। अरब सागर लवणता क्यों अधिक होगी, यह प्रश्न आपके सामने बहुत ही एक तार्किक क्वेश्चन है, कि एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको आप याद कर सकें, इसको आपको समझना होगा। तो चलिए हम ऐसी परिस्थितियों को समझते हैं जो लवणता को निर्धारित करती हैं। लवणता को डिसाइड करने वाली कौन कौन सी स्थितियां हैं जो लवणता को यह तय कर देती हैं कि इस क्षेत्र में इतनी लवणता होगी। जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं
कि पृथ्वी पर संपूर्ण क्षेत्र में लवणता समान रूप से नहीं पाई जाती है, उसी प्रकार से यदि आप समुद्र की ऊपरी जो जो जल है उससे यदि आप समुद्र की आंतरिक सतह में जाइए तो जो लवणता है उसमें भी भिन्नता पाई जाएगी। जैसे जैसे समुद्र के आंतरिक भागों में जाते जाएंगे तो लवणता की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से लवणता उसमें डिफरेंस पाया जाता है, लवणता का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें असमानता पाई जाती है, कहीं लवणता अधिक होती है, कहीं लवणता कम होती है। तो इस प्रकार से लवणता को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे कारक हैं जो लवणता को निर्धारित करते हैं। पहला ऐसा कारक है जिसे हम कहते हैं जो टेम्परेचर, तापमान। तापमान लवणता को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तापमान लवणता को आप लिख लीजिए, तापमान पहला कारक है तापमान। तो तापमान लवणता को प्रभावित करने का पहला प्रथम कारक है, प्रमुख कारक है। तो तापमान के माध्यम से किस प्रकार से लवणता प्रभावित होती है, यदि आप मान के चलिए जो तापमान किन क्षेत्रों में अधिक होता है, सबसे पहले प्रश्न है आपके सामने, तापमान किन क्षेत्रों में अधिक होगा। आपके सामने दो विकल्प हैं, यह इक्वेटर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। यदि आप इस चित्र को देखें, यदि आप मानचित्र में देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह जो क्षेत्र है यह 0 डिग्री रेखा है, यानी इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और यह जो कर्क रेखा है। तो सूरज की जो स्थिति होती है, सूरज जो कि इंसोलेशन या तापमान जो टेम्परेचर है उसका सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो इसलिए सूरज की जो स्थिति होती है, सूरज मकर रेखा या मकर रेखा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है मकर रेखा या कर्क रेखा। तो सूरज की स्थिति कर्क रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में रहती है, यानी इस क्षेत्र में क्या होता है, 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी अक्षांश है उनके बीच में सूरज की स्थिति विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से जो सूरज की स्थिति इन दोनों के बीच में जब विद्यमान रहती है तो सूर्य का जो प्रकाश है वह संपूर्ण रूप से इन्हीं क्षेत्रों को अधिक मात्रा में मिल जाता है और ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में ऐसा संबंध पाया जाता है कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वहां पर लवणता की मात्रा अधिक होगी। कैसे आप इसको स्पष्ट कैसे करेंगे कि लवणता की मात्रा अधिक होगी? तो इसको स्पष्ट करने के लिए यदि आप मान के चलिए एक जहां पर यदि इस क्षेत्र को ले लें, कर्क रेखा का रीजन ले भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति लंबवत होती है। तो यहाँ पर जो तापमान की मात्रा होती है, सबसे अधिक तापमान इसी क्षेत्र में होता है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। ठीक, तो बाष्पीकरण तो यहाँ पर अधिक होता है, परंतु यहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में आप देखें तब जहां बाष्पीकरण होगा तो बाष्पीकरण के पश्चात क्या होगा, वह जो जल है, जल तो बाष्पीकृत हो जाएगा, शेष रहेगी नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा अधिक होने से यहाँ पर लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि विश्व के जितने भी प्रमुख रूप से जो मरुस्थल हैं, यदि हम थार मरुस्थल की बात करें, यदि आप सहारा मरुस्थल की बात करें, तो यह जो मरुस्थल हैं कर्क रेखा के सहारे पाए जाते हैं। अरब मरुस्थल की बात करें तो यह जो मरुस्थल हैं वह कर्क रेखा के सहारे पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होती है, लवणता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो जल है वह बाष्पीकृत हो जाता है, परंतु इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। थार डेजर्ट, अरब प्रायद्वीप या सहारा क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर जो लवणता है वो उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि तापमान अधिक होने से, इंसोलेशन अधिक होने से जल बाष्पीकृत हो जाएगा और उसमें जो नमक की मात्रा है वह शेष रह जाएगी। तो इस प्रकार से लवणता अधिक हो जाती है। तो हमारा पहला प्रमुख कारक है वह है जो सबसे पहला कारक है उसे हम कहते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन या जो हमारा सबसे प्रमुख कारक है जो कि जो लवणता को कंट्रोल करता है, तो सबसे पहला कारक है उसे कहते हैं एवोपोरेशन। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन क्यों कंट्रोल करता है, मतलब जहां एवेपोरेशन अधिक होगा, बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी, वहां पर लवणता की मात्रा अधिक होगी। यदि आप जो टेम्परेट रीजन है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में यदि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है और वह लवणता इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर लवणता की मात्रा करीब 37 ग्राम पाई जाती है, 37 से 38 ग्राम, जो कि सर्वाधिक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणता पाई जाती है इसी क्षेत्रों में जहां पर बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर एवोपोरेशन अधिक होता है, सूर्य का तापमान अधिक होता है। तो यही जो क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, यहीं पर जो हमें प्रमुख रूप से मरुस्थल प्राप्त होते हैं। तो इसी क्षेत्र में जो सैलिनिटी है, लवणता है, यदि आपके सामने प्रश्न आएगा कि लवणता की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपको उत्तर देना होगा कि टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट यानी इसी कर्क रेखा या मकर रेखा के सहारे लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक, जो पहला कारक आपने देखा एवोपोरेशन।
दूसरा कारक है प्रेसिपिटेशन। दूसरा कारक है प्रेसिपिटेशन यानी बरसाना, वर्षा की मात्रा। दूसरा कारक यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो प्रेसिपिटेशन यानी बरसाना, वर्षा की मात्रा किस प्रकार से लवणता को प्रभावित करती है, यह भी समझना महत्वपूर्ण है। तो लवणता और वर्षा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां वर्षा अधिक होगी, लवणता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा, यह आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा का क्षेत्र। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, परंतु यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जो लवणता का स्तर है वह 35 ग्राम यानी 1000 ग्राम में से 35 ग्राम पाई जाती है। और जो कर्क रेखा या टेम्परेट रीजन है वहां पर पाई जाती है 37-38। ठीक, इस क्षेत्र के सहारे, इस रेखा के सहारे संपूर्ण क्षेत्र में 37 से 38 लवणता पाई जाती है, 38 ग्राम। यहाँ पर 35 पाई जाती है। इसका पाए जाने का कारण यह है, यह जो क्षेत्र है, ऐसा नहीं है यहाँ पर सर्वाधिक तापमान की मात्रा सबसे अधिक यही मिलती है। यहाँ पर सूर्य बरस भर क्या करता है, लंबत रहता है इस क्षेत्र में। परंतु इस क्षेत्र में क्या होता है, जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है, यह प्रमुख रूप से आपने देखा, यहाँ लिखा सेलवास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पर भी कांगो, यहाँ पर बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। तो इस कारण यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। सर्वाधिक जो बादल हैं वह इसी क्षेत्र में बनते हैं। तो जो बादल होते हैं, बादल क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है उसको परावर्तित कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को कम आने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्षा की मात्रा है वह इस क्षेत्र में कैसी होती है, अधिक होती है। यहाँ पर बादल बनते ही रहते हैं और यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, इससे हम वर्षा वन कहते हैं। इस क्षेत्र को भूमध्य रेखा को पृथ्वी पर वर्षा वन कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और वर्षा की मात्रा अधिक होगी जिस क्षेत्र में, वहां पर क्या होगा, वहां पर लवणता की मात्रा धीरे कम हो जाएगी। तो इसी जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वहां पर लवणता कम पाए जाने का तुलना की इस कर्क रेखा या फिर इस जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन से लवणता कम पाए जाने का रीजन यही है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इसलिए वर्षा की मात्रा और लवणता के बीच में, सैलिनिटी के बीच में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पर लवणता कैसी हो जाएगी, लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा देख ले तो यहाँ पर तापमान अधिक होता है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान है, यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर अरब का रेगिस्तान है, यहाँ पर थार का रेगिस्तान है। तो इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है। यह जो क्षेत्र है, यह जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है और तापमान जो बाष्पीकरण है वह अधिक होता है। तो इसलिए बाष्पीकरण के माध्यम से संपूर्ण जो जल है वो है तो बाष्पीकृत हो जाता है, परंतु वापस वर्षा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर केवल नमक की मात्रा शेष रह जाती है। इसलिए यह जो क्षेत्र है वह वहाँ पर सैलिनिटी की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पर यह जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर सैलिनिटी की मात्रा 35 ग्राम पाई जाती है। इसका कारण यही है कि जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है उस क्षेत्र में सैलिनिटी की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने दो कारकों को देखा। पहला कारक हमने देखा कि इवेपोरेशन किस प्रकार से वर्षा जो सैलिनिटी है, लवणता है, उसको निर्धारित करता है। उसी प्रकार से हमने दूसरा कारक देखा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। वर्षा किस प्रकार से वर्षा और सैलिनिटी यानी लवणता के बीच में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। और तीसरा कारक है रिवर वाटर। रिवर वाटर, नदियों का जल किस प्रकार से, जो आपने देखा, यह तीसरा कारक है रिवर वाटर। तो रिवर वाटर यानी नदियों का जल किस प्रकार से सैलिनिटी यानी लवणता को प्रभावित करता है। तो लवणता को प्रभावित करने के लिए जो तीसरा प्रमुख कारक है वह प्रमुख कारक है रिवर का वाटर। तो मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लवणता किसकी अधिक होगी, तो उत्तर था अरब सागर। इसके पीछे रीजन यही है, यानी अरब सागर का जो क्षेत्र है वहां पर आप जानते हैं कि होंगे कि नदियां बहुत ही कम मिलती हैं। और जब बंगाल की खाड़ी, जबकि बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी इसी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार से गंगा नदी अपनी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। इसके अलावा कावेरी नदी, यहाँ पर कावेरी नदी, यहाँ पर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, सभी नदियां अपने जल को विसर्जित करने का कार्य बंगाल की खाड़ी में करती हैं। तो इस प्रकार से जो नदियों का जो जल फ्रेश वाटर होता है, ऐसा नदियों का जल फ्रेश वाटर होता है। तो जब फ्रेश वाटर बंगाल की खाड़ी में जाता है तो वह जो लवणता है उस बंगाल की खाड़ी की, वह लवणता कम हो जाती है। तो रिवर वाटर यानी नदियों के जल और लवणता के बीच एक विपरीत संबंध होता था। जैसा कि वर्षा और लवणता के बीच में विपरीत संबंध होता है कि जहां पर जो नदियों का जल मिलता है, नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं, उस क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम होगी। ठीक, तो इससे स्पष्ट होता है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं,
तो इससे बंगाल की खाड़ी में लवणता कम होगी और अरब सागर में लवणता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बहुत सी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, बहुत सी नदियां अपने जल विसर्जित करती हैं। इसके अलावा यदि हम बात विश्व के बारे में बात करें, तो आपने यहाँ पर देखा होगा मिसिसिपी नदी यहाँ पर लिखी हुई है, मिसिसिपी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिसिसिपी और मैसोरी दो नदियां हैं जो कि अपना जल इस मैक्सिको की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, इसलिए इस खाड़ी की जो लवणता है वह कम पाई जाती है। इसके अलावा अमेजन नदी यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे होंगे, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका नदी, अमेरिका महाद्वीप में एक नदी है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी शायद विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है वह है, तो यहाँ पर अपना जल जब विसर्जित करती है तो इस क्षेत्र की लवणता है वह कम हो जाती है। इसके अलावा यदि हम सहारा क्षेत्र की बात करें तो नील नदी भी इसी प्रकार का कार्य करती है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं। तो यह जो नदियां हैं अपने जल को जब उस क्षेत्र में विसर्जित करती हैं यहाँ पर और दक्षिणी क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो लवणता है वह की मात्रा, लवणता की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार से चीन में भी जो होंग हो यांग खिसियांग नदियां हैं वह भी लवणता को कम करती हैं। तो इस प्रकार से यह सर्वमान्य तथ्य है कि लवणता और जो रिवर वाटर उनके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी नदियां जहां पर अपना जल विसर्जित करेंगी, जहां पर डेल्टा बनाएंगी जहां पर, तो उस क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। तीन कारकों की हमने चर्चा की। पहला कारक था हमारा एवेपोरेशन यानी तापमान यानी बाष्पीकरण और लवणता के बीच में संबंध, और दूसरा कारक हमने देखा किस प्रकार से प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा और लवणता के बीच में संबंध पाया था। तीसरा हमने कारक देखा जो रिवर वाटर यानी नदियों का जल और लवणता के बीच में क्या संबंध पाया। उसी के अलावा चौथा कारक है विंड, हवाएं भी लवणता को निर्धारित करती हैं। चौथा प्रमुख कारक है विंड, विंड भी लवणता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी नदियां लवणता को प्रभावित करती हैं। आपके सामने प्रश्न है, ठीक, तो नदियां किस प्रकार से, जो प्रमुख चौथा फैक्टर है उसको किस प्रकार से जो हवाएं हैं, विंड है, वह लवणता को प्रभावित करती हैं। तो यदि आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि यह जो क्षेत्र है ये इक्वेटर वाला रीजन है। तो इस क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जो 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 ट्रेड विंड है, इस क्षेत्र में कौन सी हवाएं चलती हैं? ट्रेड विंड। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती है वह हवाएं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। तो यह जो हवा इस तरफ से चलती हैं तो हवाओं के प्रभाव से क्या होता है, समुद्र के जल में हलचल होती, वेव क्यों आती है? जो समुद्री जल में वेव आती हैं और हवाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आती हैं। यानी जिस दिशा में हवाएं चलती हैं उसी दिशा में जो समुद्र का जल है, समुद्र का वाटर है, वह भी गति करता है। तो इस प्रकार से यदि मान के चलिए इस क्षेत्र में जो हवाएं चल रही हैं तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड विंड चल रही हैं, तो यह जो यहाँ पर जल था अब वह इस क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो जल था अब वो इस क्षेत्र में हवाओं के परिणाम स्वरूप स्थानांतरित हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि इस क्षेत्र में तो चलिए जो विंड है, विंड किस प्रकार से सैलिनिटी को प्रभावित करती है, वह हमारे सामने एक प्रमुख प्रश्न है कि जो हवा है वह किस प्रकार से जो सैलिनिटी है, लवणता है, उसको कैसे प्रभावित करती है। तो मान के चलिए यह एक कॉन्टिनेंटल एरिया है और यह जो क्षेत्र है यह सागरी क्षेत्र है, और यह जो, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीपीय एरिया है, और यह जो समुद्र है यह दोनों इसकी ओर समुद्र है। ठीक, तो जब हवा का प्रभाव होगा तो हवा का प्रभाव जब यहाँ ऑन शोर विंड होगी, यानी जब इस ओर जब हवा का प्रभाव इस दिशा में होगा तो यह जो, इसे हम कहते हैं ऑन शोर। जब हवा का प्रभाव इससे तट से दूर होगा तो इसे हम कहते हैं ऑफ शोर। ठीक, तो हवा मतलब जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस क्षेत्र में जब हवा चल रही है तो हवा के प्रभाव के कारण जो जल है, जल भी हवा की दिशा में प्रक्षेपण के कारण, जो घर्षण के कारण जल भी उसी दिशा में क्या होगा, स्थानांतरित होता जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में ऑन शोर वाले रीजन में से हम ऑन शोर रीजन कहते हैं, तो इस क्षेत्र में जो जल है, जल की अधिकता हो जाएगी। तो इस जल की अधिकता होने से क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में जो लवणता है उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा और लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ चुकी है। इस क्षेत्र में जो हवा का प्रभाव था, जो हवा के प्रभाव, विंड के प्रभाव के कारण जो यहाँ पर जल है, जल इस ऑन शोर के किनारे
क्या हो चुका है, जल की मात्रा बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो लवणता है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम ऑफशोर की बात करें तो ऑफशोर क्षेत्र में जो हवा का प्रभाव है, तो हवा इस दिशा में गति करेगी, इस पश्चिम दिशा में गति करेगी, तो इस हवा के प्रभाव के कारण जो जल है, यहाँ का जो जल स्तर है अब वो क्या हो कम हो जाएगा, क्योंकि हवा के प्रभाव के कारण यहाँ का जो जल है और इस दिशा में स्थानांतरित हो चुका है, तो यहाँ पर जल, इस क्षेत्र में जल की मात्रा यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जल की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो जो लवणता है उसकी भी मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो ऑनशोर क्षेत्र है वहां लवणता की मात्रा में इंक्रीजमेंट होगा, और जो ऑफशोर वाले क्षेत्र हैं कॉन्टिनेंट से, उसमें लवणता की मात्रा में डिक्रीजमेंट होगा। यदि हम इसको इसके लिए उदाहरण को देखें तो यदि आप अब फिर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है और यह कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो आप बताइए कि विंड के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक होगी। तो यदि मान के चलिए यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ट्रेड विंड के एरिया में आता है, यहाँ पर कौन सी विंड चलती है, ट्रेड विंड चलती है, इस क्षेत्र में ट्रेड विंड चलती है। ठीक, तो ट्रेड विंड कैसी चलती है, इस ट्रेड विंड का प्रभाव यानी जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनों का प्रभाव वो है उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से इस दिशा की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। तो इस प्रकार से जो पवन की दिशा होगी वह इस तरह से होगी। ठीक, तो इस दिशा से जब पवनें यहाँ पर चलेंगी तो इससे क्या होगा, यह जो इस क्षेत्र में क्या होगी, जल की मात्रा इंक्रीमेंट हो जाएगी हवा के प्रभाव के कारण, क्योंकि विंड अपने साथ क्या करती है, जिस दिशा में विंड बिलो होती है, प्रभावित होती है, उस दिशा में जल की मात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो यदि हम बात करें जो सैलिनिटी, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम कैलिफोर्निया की खाड़ी देखें तो यह जो रीजन है या ऑफशोर का रीजन बन जाएगा, ऑफशोर यानी यहाँ जो जल की मात्रा है, यहाँ जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसलिए कैलिफोर्निया की खाड़ी में जो सैलिनिटी की मात्रा होगी, लवणता की मात्रा होगी, वह कम हो जाएगी तुलना की मैक्सिको की खाड़ी की। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड विंड का रीजन है। उसके विपरीत यदि हम बात करें, यदि हम इसके ऊपरी क्षेत्रों में बात करें तो आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं हडसन की खाड़ी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कनाडा के पूर्वी भाग में हडसन की खाड़ी है। तो हडसन की खाड़ी और यहाँ पर क्या है, उत्तरी सागर, उत्तर सागर आप लिखा होगा, यह यूरोप महाद्वीप है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आता है, यानी यहाँ पर हवा की दिशा किस प्रकार से होती है, हवा जो दक्षिण पश्चिम से हवा चलती है वह उत्तर पूर्व की ओर हवा इस दिशा में ऐसी चलती है। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि हवा का प्रभाव जो होता है वह फेरल के नियम के अनुसार जो हवा है अपने उत्तर की ओर जो घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो हवा का प्रभाव होगा वो इस दिशा की ओर यानी दक्षिण पश्चिम से यह उत्तर पूर्व की ओर हवा चलेगी। तो इससे क्या होगा, हडसन की खाड़ी से जो जल की मात्रा है, यह जो हडसन की खाड़ी है ऑफशोर रीजन में आएगी, यहाँ से जो हवा है इस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व की क्षेत्र की ओर हवा बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो जल की मात्रा हडसन की खाड़ी में वो कम हो जाएगी, यानी इससे यहाँ पर जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके विपरीत यदि उत्तरी सागर की बात करें तो यह जो हवाएं हैं या उत्तर सागर की ओर प्रभावित हो रही हैं, यानी हवा के प्रभाव के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्तरी सागर में जल की मात्रा है, जो ओशियन जो वाटर की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, इसलिए उत्तरी सागर में जो सैलिनिटी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हडसन की खाड़ी और उत्तर सागर के बीच में यदि दोनों की बात करें तो लवणता की मात्रा किस में अधिक होगी, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि यह जो हडसन की खाड़ी का क्षेत्र है, उत्तर सागर है, वह किन हवा के प्रभाव के मतलब अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्ली विंड है, जो पश्चिमी जो पश्चिमी पवन है वह प्रभावित होती हैं। और आपके सामने यदि प्रश्न आएगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि ये मैक्सिको की खाड़ी, आपके सामने प्रश्न होगा कि मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी में किस क्षेत्र में, किस खाड़ी में जो सैलिनिटी यानी लवणता की मात्रा अधिक होगी, तो आपको सबसे पहले यह लोकेशन याद रखनी होगी कि मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी वो है ट्रेड विंड की रीजन में आती है, वह यह व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आती है। व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, तो इस क्षेत्र में वाटर की मात्रा अधिक हो जाएगी, पर लवणता अधिक होगी मैक्सिको की खाड़ी में बजाय की कैलिफोर्निया की खाड़ी की। ठीक, तो इस प्रकार से हवा का जो लवणता है उस पर एक प्रभाव हमने देखा किस प्रकार से हवा लवणता को प्रभावित करती है। अब हम अगला जो फैक्टर है उसकी हम बात करते हैं, तो हमारा जो अगला फैक्टर है वह जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं करंट यानी समुद्री धाराएं, करंट जिसे हम कहते हैं। तो करंट यानी समुद्री जल धाराएं, आपने सुना होगा समुद्री जल धाराओं के बारे में, उसे हम कहते हैं करंट कहते हैं। तो करंट किस प्रकार से जो सैलिनिटी है, लवणता है, उसको प्रभावित करती है।
यह चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो वेरी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको समझना होगा कि किस प्रकार से करंट जो समुद्री जो सैलिनिटी है, लवणता है, उसको प्रभावित करती है। यदि आप परिचित होंगे, यदि मान के चलिए, यदि हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करें, तो यह मान के चलिए यह उत्तरी अमेरिका है, यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह बात कर, यह यूरोप है, यह अफ्रीका। ठीक, तो यह इसके बीच में कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। यह स्थिति हम अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। और यह जो स्थिति है इक्वेटर, यानी यह जो क्षेत्र है इक्वेटर का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। तो जो समुद्री जलधाराएं किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, किस प्रकार से बहती हैं, यदि आपने समुद्री जलधाराओं के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सैलिनिटी का पर जो करंट है, ओशियन करंट है, उसका क्या प्रभाव होता है। जो समुद्री जलधारा है वह किस प्रकार से समुद्र की जो ओशियन जो सैलिनिटी है उसको प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर जो जो गर्म जलधारा है वह भूमध्य रेखी क्षेत्र से किस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, यानी जो गर्म जलधारा है वह इस क्षेत्र से क्या जाती है, ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक, ऊपरी क्षेत्रों में जहां पर जो ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, उसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी जलधारा है वह इन क्षेत्रों में आती हैं। ठीक, तो यह ठंडी जलधारा है, यह गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा क्या कर रही है, इस क्षेत्र से ऊपर की ध्रुवों के क्षेत्र में जा रही है, और ठंडी जलधारा ध्रुवीय क्षेत्र से इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी गर्म क्षेत्र में आ रही है। तो ठंडी जहां पर ठंडी जलधाराएं होती हैं वह जो क्षेत्र होता है वहां पर लवणता की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। लवणता कैसी हो जाएगी, इस क्षेत्र में कम होगी। और इसके विपरीत जो गर्म जलधाराएं जिस क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक, इसका कारण यह है कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं, यहाँ पर जो गर्म जलधारा क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक होती है। यदि आप बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा 35 होगी, और ध्रुवों पर लवणता की मात्रा कितनी होगी, 30 के आसपास। ध्रुवों के क्षेत्र में लवणता की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक, तो यह इस क्षेत्र में यानी जो आर्कटिक रीजन है, तो आर्कटिक रीजन में यदि जो लवणता की मात्रा है वो 30 ग्राम पर 1000 ग्राम में 30 ग्राम लवणता की मात्रा होती है। सिर्फ इस प्रकार से जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, शीतल जलधाराएं होती हैं, वह लवणता की मात्रा को कम कर देती हैं, ठंडी जलधाराएं। उसी प्रकार से जो गर्म जलधाराएं हैं वह ऊपरी क्षेत्रों में जाकर लवणता की मात्रा को बढ़ा देती हैं। यदि आप इसी अटलांटिक महासागर की स्थिति को यदि मानचित्र के माध्यम से देखें, तो यहाँ पर जो जलधारा है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे 0 डिग्री क्षेत्र। तो यहाँ पर यह अटलांटिक महासागर की स्थिति प्रकट करता है। तो इसके यहाँ से जो जलधारा जाएगी, यहाँ से जाती है एक जलधारा। ठीक, इस प्रकार से जलधारा इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र से इस उत्तरी क्षेत्र में जाएगी। तो यहाँ पर जो तापमान है, यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा, परंतु यहाँ पर जो लवणता है उसकी मात्रा भी अधिक हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि ठंडी जलधारा इस क्षेत्र में आती है तो इसमें लवणता की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो ध्रुव क्षेत्र से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आती हैं, वो लवणता की मात्रा को कम कर देती हैं, और गर्म जलधाराएं लवणता की मात्रा को बढ़ा देती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। ठीक, तो इससे हम समझ गए कि करंट यानी जलधाराओं का लवणता पर क्या प्रभाव होता है। ठीक, इसके बाद हम अगले फैक्टर की बात करते हैं जो कि जलधाराओं को प्रभावित करता है। ठीक, तो हमारा जो अगला फैक्टर है वह है एटमोस्फियर प्रेशर। तो एटमोस्फियर प्रेशर किस प्रकार से जो जलधाराएं है, जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, उसको प्रभावित करता है। तो उसके लिए यदि हम बात करें तो प्रेशर दो प्रकार से होता है, या तो लो प्रेशर रीजन होता है, या फिर हाई प्रेशर होता है। ठीक, तो दो प्रेशर होते हैं, या फिर लो प्रेशर या हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर रीजन में यदि आपने पढ़ा होगा तो लो प्रेशर जो रीजन होता है, लो प्रेशर जो क्षेत्र होता है, वहां पर जो हवाएं होती हैं, लो प्रेशर रीजन वहां बनता है जहां पर तापमान की मात्रा अधिक होती है। तो तापमान जहां पर जिस क्षेत्र में अधिक होगा वहां से हवाएं क्या करती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक, यहाँ पर जो हवाएं हैं वह ऊपर की ओर उठ रही हैं। और हाई प्रेशर में क्या होता है, जो हवाएं हैं वो नीचे की ओर बैठती हैं। ठीक, तो हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं हाई प्रेशर में। ठीक, तो इससे प्रभाव क्या होगा, तो इससे आप देख रहे हैं कि जो जहां पर तापमान अधिक है, जो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जो हवाएं ऊपर की उठ रही हैं, इससे क्या होगा, यह बाष्पीकरण भी करेंगे अपने साथ में, और बाष्पीकरण के पश्चात यहाँ पर यह क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, बादल निर्माण करेंगे, और बादल निर्माण होगा तो इस क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा अधिक मात्रा में हो जाएगी। ठीक, तो जहां पर हम जानते हैं कि जहां पर वर्षा होती है, जहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वहां पर सैलिनिटी की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर सैलिनिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट होगा कि लो प्रेशर रीजन में जो लवणता की मात्रा है वह कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें, हाई प्रेशर क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर जो हवा है वह नीचे बैठती है,
हवाएं नीचे बैठती हैं तो इससे जो बादल का निर्माण होगा नहीं। इससे क्या होगा, इससे बादल का निर्माण नहीं होगा। यह क्षेत्र होंगे, यह क्या कैसे क्षेत्र होंगे, यहाँ पर जो वर्षा है वो वर्षा की मात्रा हाई प्रेशर बेल्ट में कम होती है, और वर्षा कम होने से क्या होता है, यहाँ पर जो लवणता है वो लवणता कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से लो प्रेशर रीजन होती है, वहाँ पर तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण जो हवाएं हैं ऊपर की ओर उठती हैं, और उठने के परिणामस्वरूप क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के साथ बादल बनते हैं, संघनन होता है। उसके पश्चात यहाँ पर वर्षा हो जाती है, और जहाँ पर वर्षा की मात्रा, वर्षा का जल जो कि फ्रेश वाटर होता है, तो जब यह जो जल ऐड कर दिया जाता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो लवणता है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लो प्रेशर रीजन जहाँ होते हैं वहां पर वर्षा की जो मात्रा अधिक होती है, उससे लवणता की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, तो प्रेशर और सैलिनिटी के में क्या संबंध है उसको आप स्पष्ट कर चुके होंगे। यानी एटमोस्फेयर जो वातावरणीय प्रेशर होता है उसका जो लवणता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको आपने देखा। ठीक, इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस, जहां पर बर्फ पिघलती है, तो हम जानते हैं कि जो बर्फ का जो क्षेत्र होता है, बर्फ कहाँ पाई जाती है, या तो ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पाई जाती है, या फिर जो हमारे जो हिमालय जैसे क्षेत्र है यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं, या तो उच्च उच्च लैटिट्यूड एरिया में यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बर्फ पाई जाएगी, या फिर हाई एल्टीट्यूड यानी हिमालय जैसे उच्च क्षेत्र है उनमें बर्फ पाई जाती है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ एक प्रकार से जो फ्रेश वाटर है, जो स्वच्छ वाटर है, उसका प्रमुख स्रोत होते हैं। बर्फ के पिघलने के परिणामस्वरूप जो वाटर की फ्रेश वाटर है वह समुद्र में ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, तो अभी तक हमने जो कारक देखे हैं जो कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो सबसे पहले आप इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर दें, इसको हम एक बार ब्रीफ कर दें। तो सबसे पहले हमने कारक देखा एवोपोरेशन, यानी जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया है, यानी बाष्पीकरण का जो लवणता है उस पर क्या प्रभाव होगा। तो बाष्पीकरण आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बाष्पीकरण जहाँ अधिक होता है उस क्षेत्र में क्या होता है, लवणता की मात्रा भी अधिक होती है। इसका उदाहरण आप यदि आप कर्क रेखा या मकर रेखा क्षेत्र देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्षेत्र हमने देखा कि वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा किस प्रकार से जो जो लवणता है उसको प्रभावित करती है। वर्षा की मात्रा जहां अधिक होगी तो लवणता की मात्रा निश्चित ही वहां पर कम हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर विपरीत संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता की मात्रा अधिक होगी, और यदि वर्षा की मात्रा यदि अधिक होगी तो यहाँ पर लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा फैक्टर की बात करें, यदि हम रिवर की जल की यदि हम नदियों के जल की बात करें, तो नदी का जल जिस क्षेत्र में जाएगा उस नदी का जल की फ्रेश वाटर होता है, तो फ्रेश वाटर के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो जो लवणता है, लवणता में कमी हो जाती है। यानी नदी का जल और लवणता के बीच में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक, उसके अलावा यदि आपने इसको हमने बंगाल की खाड़ी के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके अलावा यदि हम चौथे कारक की बात करें, बिंड किस प्रकार से जो लवणता है उसको प्रभावित करती है। यदि बिंड यदि ऑन शोर में होगी, यानी यह महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीप क्षेत्र में यदि ऑन शोर जिस क्षेत्र होगा तो वहां पर वर्षा की पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे इस क्षेत्र में ऑन शोर वाले रीजन में क्या होगा, लवणता की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। तो विंड का प्रभाव हमने देखा। उसके अलावा हमने अगला प्रभाव देखा करंट, जो समुद्री जलधाराएं हैं, तो ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं, ठंडी जलधारा वाले एरिया में लवणता की मात्रा कम हो जाती है, और जहां पर गर्म जलधाराएं आती हैं वहां पर लवणता की मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो हमने करंट का प्रभाव देखा, करंट किस प्रकार से वर्षा जो लवणता है उसको प्रभावित करती है। इसके अलावा हमने जो एटमोस्फेयर प्रेशर देखा कि प्रेशर जो दबाव है, जो एटमोस्फेयर प्रेशर होता है, दबाव होता है, वह किस प्रकार से, दो प्रकार से, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर जो जोन होता है, तो लो प्रेशर जोन में हवा मतलब हवाएं ऊपर उठती हैं, वर्षा होती है, वर्षा होने के परिणाम जो लवणता की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से लो प्रेशर रीजन में जो लवणता है वो कम होती है, और हाई प्रेशर में लवणता अधिक होती है। इसके अलावा हमने जो अगला प्रभाव देखा वो आइस, किस प्रकार से बर्फ का जो बर्फ का पिघलने के परिणाम स्वरूप जो जल की मात्रा, फ्रेश वाटर में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जो लवणता की मात्रा है उसमें क्या होगी, उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी हमने फैक्टर की बात की जो कि लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इन सभी फैक्टरों को हमने देखा जो कि लवणता को प्रभावित करते हैं। यदि आपके सामने अब इस सब चीजों को आपने समझ लिया कि कौन कौन से तत्व हैं जो कि लवणता को प्रभावित करते हैं, इसके पश्चात आप यदि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि लवणता के संबंध में, तो आप उसको स्पष्ट रूप से आसानी से उत्तर दे सकेंगे कि कौन से क्षेत्र में लवणता की मात्रा होगी। यदि आपसे हम स्पष्ट रूप से, यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमध्य सागर,
भूमध्य सागर और यहाँ पर काला सागर है, यहाँ पर कैस्पियन सागर। आपके सामने प्रश्न है कि भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर में किस क्षेत्र की जो सैलिनिटी है वो कम होगी। तो इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, तो हमने बताया था कि यह जो काला सागर का रीजन है, हमने बताया कि जो क्षेत्र नदियों का क्षेत्र होता है, जहां नदियां अपना जल गिराती हैं, वहां पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है। तो काला सागर एक ऐसा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है, उसकी बहुत सी नदियां अपना जल क्या करती हैं, विसर्जित करती हैं। इन नदियों में यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से जो नदियां हैं उसमें डोन नदी इसी काला सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक, इसके अलावा डेन्यूब नदी भी अपना जल इसी काला सागर में विसर्जित करती है। तो डोन, डेन्यूब, डेनिस पर, तो यह जो नदियां हैं, तो आपके सामने जो प्रश्न था कि किस प्रकार से काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में जो लवणता की मात्रा, किस में लवणता की मात्रा कम होगी। तो काला सागर जो कि रीजन था, तो काला सागर में डोन नदी, इसके अलावा डेन्यूब नदी, इसके अलावा जो डेंसी पर है वह नदी अपना जल विसर्जित करती है। तो इससे क्या होगा, इस क्षेत्र में नदी की बहुत अधिक, नदी जो फ्रेश वाटर है, नदियों का जल होता है वह फ्रेश वाटर होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र काला सागर की लवणता है वह बहुत ही कम हो जाएगी। इसकी लवणता करीब 18 पाई जाती है, 18 यानी P18 PPT, यानी जो सामान्य स्तर है, सामान्य लवणता 35 पाई जाती है, 35 यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवणता पाई जाती है, परंतु काला सागर की लवणता है वह 18 ग्राम होती है, क्योंकि इसमें डॉन, डेन्यूब, डेंसपर इत्यादि जो प्रमुख नदियां, डेंस्टर नदियां हैं, जो यूरोपीय प्रमुख नदियां हैं, ये अपना जल विसर्जित करती हैं। इसके अलावा इससे क्या होगा, जो काला सागर होगा, काला सागर में लवणता की मात्रा कम पाई जाएगी। ठीक, इसके विपरीत यदि भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर में बहुत कम नदियां अपना जल विसर्जन करती हैं। इसके अलावा जो कैस्पियन सागर में है, कैस्पियन सागर में एक प्रमुख नदी वोल्गा नदी अपना जल विसर्जन करती है। तो यदि आपके सामने दूसरा प्रश्न आया कि कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर में किस की क्षेत्र की लवणता कम होगी, तो इसका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में क्योंकि वोल्गा नदी जो कि बहुत बड़ी नदी है यूरोप की, यह नदी अपना जल विसर्जित करती है। ठीक, तो कैस्पियन सागर की लवणता कैसी होगी, कम होगी, तुलना में भूमध्य सागर। तो इन तीनों सागरों में यदि हम बात करें तो काला सागर की लवणता सबसे कम होगी। ठीक, उसके बाद हमारे सामने कैस्पियन सागर होगा और उसके बाद भूमध्य सागर। ठीक, इसके बाद आपके सामने प्रश्न आएगा कि गल्फ ऑफ बोतनी का जो गल्फ है, या आप देख रहे हैं स्कैंडिनेविया देश, तो स्कैंडिनेविया देश, यहाँ पर इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ बोतनी का, और उत्तरी सागर, यह उत्तरी सागर लिखा हुआ है। तो इस क्षेत्र में कौन से उत्तरी सागर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गल्फ ऑफ बोतनी का और उत्तरी सागर में किस क्षेत्र की लवणता की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर जो नदी है, यहाँ पर बहुत सी नदियां जो स्कैंडिनेविया क्षेत्रों में अपना जल विसर्जित करती हैं, तो इसलिए गल्फ ऑफ बोतनिका की जो लवणता है वह कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट तथ्य यह है कि जिस क्षेत्र में नदियां होती हैं वहां पर लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, इससे स्पष्ट यही होता है। तो आपके सामने किसी प्रकार से यह प्रश्न होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए लाल सागर और पारस की खाड़ी, आपके सामने लाल सागर की स्थिति है। लाल सागर की स्थिति यह आप मानचित्र पर देख रहे हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में यह लाल सागर है, और यह जो क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में, इसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। तो पारस की खाड़ी और लाल सागर में कौन सा क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक होगी, आपके सामने यह प्रश्न होगा। तो लाल सागर में लवणता की जो मात्रा है वह अधिक होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि यह जो क्षेत्र है वह सबसे पहले तो किस रीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तापमान क्या होगा, तापमान यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि यह सहारा डेजर्ट के एरिया में आता है, यानी यह कर्क रेखा के एरिया में आता है। तो यहाँ पर भी तापमान अधिक होगा, यहाँ पर भी तापमान अधिक होगा, यह पारस की खाड़ी में भी और तो लाल सागर में भी तापमान की मात्रा अधिक होगी। दूसरी बात, नदियों की बात करनी होगी हमें कि कौन क्षेत्र में नदियां अधिक वो अपना जल विसर्जित करती हैं। तो लाल सागर में बहुत ही ऐसा नहीं है, लाल सागर में नदियां कम विसर्जित करती हैं, नदियों को जल नहीं आता, परंतु लाल सागर चूंकि चारों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर से महासागर जो महाद्वीप है, सॉरी जो मरुस्थल है उससे घिरा हुआ है। यहाँ पर जो सहारा का मरुस्थल है, यहाँ पर अरब मरुस्थल है, इसलिए लाल सागर की जो लवणता है वह अधिक होगी तुलना की पारस की खाड़ी की।
ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ प्रश्न इस प्रकार से तार्किक प्रश्न दे दी जाएंगे और उसके अनुसार आपको पहचानना होगा कि लवणता किसकी अधिक होगी। तो इसके लिए आपको यह तथ्य याद रखनी होगी कौन कौन सी फैक्टर जो कि लवणता को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उसके पश्चात आपको देखना होगा कि कौन सा रीजन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप परंतु यदि हम जो लवणता है, लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें संपूर्ण पृथ्वी पर, तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर जो लवणता है वो 35 पाई जाती है। और यदि जो कर्क रेखी यानी टेम्परेट रीजन है या मकर रेखी रीजन है, टेम्परेट रीजन जिसका है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक 37 ग्राम पाई जाती है 1000 ग्राम की तुलना में, यानी 1000 ग्राम जल में 37 ग्राम लवणता इस कर्क रेखा और मकर रेखा यानी टेम्परेट रीजन पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम कर्क रेखा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लवणता है वो 30 ग्राम पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो सामान्य रीजन, सामान्य जो है यदि हम सामान्य कंडीशन की बात करें तो लवणता भूमध्य सागर से जो उद्ध्रवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी होती जाती है। परंतु यह जो 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 टेम्परेट रीजन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो 37 लवणता पाई जाती है उसका कारण यह है कि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए इस क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। परंतु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसके विपरीत तापमान तो अधिक है, परंतु यहाँ पर जो जो कि यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा है वह लवणता की मात्रा कम पाई जाएगी। तो आपने सामने प्रश्न होगा कि लवणता की मात्रा किस क्षेत्र में अधिक होगी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या फिर दूसरा हमारा जो टेम्परेट रीजन है। तो उत्तर होगा टेम्परेट रीजन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्षैतिज विचरण की बात की, किस प्रकार से जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा में अंतराल पाया जाता है, यानी विश्व के सभी क्षेत्रों में लवणता की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। लवणता की मात्रा सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी अरब बंगाल की खाड़ी यदि बात करें तो जल के ऊपरी भाग में और निचले भाग में लवणता की मात्रा में क्या भिन्नता होगी। ठीक, तो आपके यदि हम बात करें तो लवणता की यदि हम बात करें तो यदि आप यह समुद्री रीजन है तो समुद्री रीजन में जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाते जाएंगे लवणता की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक, तो डेप्थ बढ़ने के साथ ही लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है। यह सामान्य प्रभाव है, सामान्य जनरल लेवल यही होता है कि जैसे ही गहराई बढ़ती जाती है लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। यह सामान्य जनरल पैटर्न है। ठीक, परंतु जैसे हम शुरुआत में लवणता की मात्रा में जो क्षेत्र होता है, जो शुरुआत का क्षेत्र होता है उसमें लवणता की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, परंतु धीरे धीरे इसकी वृद्धि तो होती है परंतु कम वृद्धि होती है। तो इसके पश्चात जो वृद्धि है वो कम होती है, परंतु सामान्य जो पैटर्न यही है कि जैसे जैसे समुद्र के अंदर गहराई में जाते जाएंगे लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए जो कैनियन है, जो ट्रेंच है, उनमें लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, तो इसे आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों यानी क्षैतिज और लंब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया कि किस प्रकार से क्षैतिज और लंब डिस्ट्रीब्यूशन लवणता का पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कि लवणता की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में लवणता उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हाईएस्ट लवणता किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हाईएस्ट लवणता के जो क्षेत्र है वह है प्रमुख रूप से बान झील टर्की में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 330 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 330 ग्राम लवणता पाई जाती है बान झील में। बान झील चूंकि टर्की में है और टर्की एक ऐसा क्षेत्र है जो कि इसी टेम्परेट रीजन के अंतर्गत आ जाता है जहां पर लवणता की मात्रा अधिक होती है। जो बान झील है टर्की, यदि हम टर्की की बात करें तो टर्की आप देख रहे होंगे यह जो क्षेत्र है यहाँ पर टर्की देश विद्यमान है जो कि यूरोप और एशिया की सीमा पर विद्यमान है। ठीक, टर्की यह देश यहाँ पर काला सागर के यहाँ टर्की देश विद्यमान। तो इस प्रकार से जो बान झील है टर्की है उसमें लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर डेड सी जो कि मृत सागर जो कि जॉर्डन की सीमा पर है। ठीक, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा पर जो डेड सी है, जो मृत सागर है, उसकी लवणता 238 पाई जाती है। उसके पश्चात ग्रेट साल्ट लेक जो कि अमेरिका में 220 इसकी लवणता पाई जाती है। तो इसके जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें लवणता का स्तर बान झील में सर्वाधिक है, डेड सी में उससे कम और ग्रेट साल्ट लेक में उससे कम। ठीक, इसके अलावा रेड सी लाल सागर में लवणता की मात्रा अधिक होती है तुलना में पर्शियन गल्फ। अभी हमने उसकी बात की और हमने दोनों क्षेत्रों की बात की थी कि लाल सागर में लवणता की मात्रा क्यों अधिक होती है, क्योंकि वह महासागरीय क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसके एक और तो जो सहारा मरुस्थल है उसके दूसरी ओर क्या है, उसके दूसरी ओर अरब प्रायद्वीप, अरब क्षेत्र है। यदि हमने यहाँ पर लाल सागर की लवणता की विषय में बात की थी कि जो लाल सागर और पारस की खाड़ी कौन सा क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाएगी, तो जो लाल सागर है
तो लाल सागर में लवणता की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि यह जो क्षेत्र है पूरब में अरब प्रायद्वीप से और पश्चिम में सहारा महाद्वीप से, सहारा मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए लाल सागर में लवणता अधिक होगी तुलना की पारसी खाड़ी में। पारसी खाड़ी में एक दो नदियां भी हैं जो कि अब नजल गिराती हैं, इसलिए यह क्षेत्र होकर लवणता की मात्रा कम होगी। तो इससे हम बात करें मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी में भी लवणता की मात्रा अधिक होती है। यदि हम नॉर्मल लवणता की बात करें, नॉर्मल लवणता गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको की खाड़ी में लवणता की मात्रा नॉर्मल पाई जाती है। और मैक्सिको की खाड़ी के संबंध में हमने बताया था कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ जो मैक्सिको, आप देख रहे होंगे दो गल्फ लिखी हुई हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का हमने विषय में चर्चा कर ली है कि हवा का प्रभाव इस क्षेत्र में होता है। तो हवा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो हवाएं हैं वह जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड के परिणाम स्वरूप यह होता है ये जो क्षेत्र है ऑन शोर का रीजन बन जाता है। तो इसलिए ऑन शोर के रीजन में क्या होता है, लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑफ शोर वाले रीजन यानी कैलिफोर्निया के रीजन में क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, तो इससे हम नॉर्मल क्षेत्रों की बात की। इसके अलावा बिलो नॉर्मल, यानी बिलो नॉर्मल कौन से क्षेत्र हैं जो लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, तो आर्कटिक क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम पाई जाएगी। बेरिंग सी कहाँ पर है, आपने देखा उत्तरी जो बेरिंग स्टेट की जो यदि आप मानचित्र पर स्थिति देखेंगे तो यह उत्तरी अमेरिका और रसिया महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। बेरिंग सी को आप मानचित्र पर देख सकते हैं। इसके अलावा अंडमान सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल इत्यादि लवणता कम पाई जाती है। इसके अलावा सबसे जो लवणता और कम पाई जाती है ब्लैक सी में लवणता, जो कि हमने बताया यहाँ पर डैन्यूब, डेन्सपर इत्यादि बहुत सी नदियां अपना जल विसर्जन करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लवणता बहुत ही कम पाई जाती है। बाल्टिक सी में लवणता कम पाई जाती है, हडसन बे और बोथनिया इत्यादि क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने सभी क्षेत्रों को देखा, हमने देखा किस प्रकार से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इसके अलावा विश्व के विभिन्न जो खाड़ियां हैं उनमें लवणता का स्तर क्या है। हमने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में लवणता के स्तर को देखने का प्रयास किया। परंतु जो लवणता है, तो यदि प्रकृति में किसी प्रकार की असमानता पाई जाती है, किसी प्रकार से यदि प्रकृति में क्या होगा, किसी प्रकार का विभेद होगा, तो विभेद को स्थिति को सॉल्व करने के लिए विभेद की स्थिति प्रकृति कहीं भी विभेद को स्पष्ट नहीं करती है। यानी किसी प्रकार का विभेद की स्थिति, असमानता की स्थिति होगी तो उसको क्या करती है, उसको समतल करने का प्रयास करती है प्रकृति। ठीक, उसी प्रकार से जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी में कहीं भिन्नता होगी, कहीं अधिक सैलिनिटी होगी, कहीं कम सैलिनिटी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे इसको समाप्त करने के लिए जो सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी क्या होता है, बजट शुरू होता है, नहीं जिसे हम कहते हैं लवणता का बजट। जिस प्रकार से यदि ये किसी क्षेत्र में, किसी देश में यदि जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की क्षेत्र बात करें, तो लो प्रेशर का जो रीजन है, लो प्रेशर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हवाएं चलती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर के क्षेत्र में हवाएं चलती हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति अपने आप को संतुलित कर रही है। उसी प्रकार से जो ओशियन बॉटम में, जो ओशियन क्षेत्र में जो लवणता है, लवणता भिन्नता पाई जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए उस जो सॉल्ट बजट पाया जाता है। यदि हम सॉल्ट बजट की बात करें, तो यदि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक, तो यदि आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सूर्य की स्थिति है, ठीक, यहाँ पर सूर्य की स्थिति, सन की स्थिति, यहाँ पर यदि यह सन है, तो सन के प्रभाव से परिणाम क्या होगा, यह जो क्षेत्र होगा यहाँ पर तापमान अधिक होगा, यहाँ पर क्या होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा। इसलिए बाष्पीकरण अधिक होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ का जल है बाष्पीकृत हो जाएगा, परंतु लवणता की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हो जाएगी, क्योंकि जल बाष्पीकृत हो चुका है, परंतु लवणता यानी नमक की मात्रा या फिर जो सॉल्ट है उसकी मात्रा रह गई है, इसलिए यह क्षेत्र होगा वह लवणता अधिक होगी। ठीक, तो परंतु जिस क्षेत्र में लवणता अधिक होगी, इस क्षेत्र में लवणता अधिक होगी। ठीक, और यह जो क्षेत्र है, यह जो रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में जो सूर्य का प्रकाश है वह कम मिल पा रहा है, ये इसलिए इस क्षेत्र में क्या होगा, जो तापमान है, यहाँ पर बाष्पीकरण है वह कम होगा, इस क्षेत्र में बाष्पीकरण कम होगा। इसलिए यह जो क्षेत्र है यह कैसा हो गया है, यहाँ पर कम वाटर हो गया, इसलिए हवाएं क्या करेंगी, यह जो जल है वह इस क्षेत्र से इस ओर बढ़ेगा, इस क्षेत्र से उस ओर बढ़ेगा। परंतु यहाँ पर जो लवणता है, लवणता की मात्रा इस जल में अधिक हो गई है, तो इससे क्या होगा, यह जो जल है वह नीचे बैठता जाएगा, और परिणाम स्वरूप यह जो कम सलाइन वाटर है, कम लवणीय जल है, तो इसको क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो यह जल यहाँ पर आएगा और इसके पश्चात यहाँ के जल को इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में स्थानांतरित कर देगा। तो इससे क्या होगा, यह जो जल है यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा और यह जल यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसलिए यह जो जल ऊपर उठ पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक चक्र शुरू हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं सलाइन साल्ट बजट। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रकृति में जो बजट की स्थिति है वह अपने आप को कंट्रोल करती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो साल्ट बजट किस प्रकार से पाया जाता है, और हमने संपूर्ण जो सोलिनिटी है, सोलिनिटी के संबंध में संपूर्ण जो हमने देखा कि किस प्रकार से साल्ट जो अपने आप को जो प्रकृति है अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से लवणता का क्या महत्व है। यदि हमने संपूर्ण रूप से
पूरी चैप्टर को पढ़ लिया है कि लवणता क्या है, किस प्रकार से लवणता का कौन कौन से तत्व हैं लवणता को प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न तार्किक प्रश्न यानी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उनको संबंध में आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद हमने यदि हम बात करें तो इसका लवणता का महत्व क्या है, क्यों हम आखिर लवणता को पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने का उद्देश्य यही है हमारा कि जो लवणता है, लवणता के परिणामस्वरूप हम यह जान सकते हैं क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे क्या कर रहा है, मनुष्य जो आवश्यकताएं है वो असीम है, मनुष्य अपनी आवश्यकताएं महाद्वीपीय क्षेत्र से पूरी नहीं कर सकता है, इसलिए अब वह महासागरों की ओर बढ़ रहा है और महासागर भी क्या कर रहे हैं, महासागरों की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए महासागरीय क्षेत्र का अध्ययन बहुत तेज गति से मनुष्य कर रहा है। ये महासागरीय संसाधन है, यानी महासागर विश्व में यदि हम बात करें तो 71% रीजन है वह ओशियन रीजन है, वाटर रीजन है। तो इसलिए जो मनुष्य है वह वाटर के जो संसाधन है, जो स्रोत है, वाटर में जो विभिन्न प्रकार के जो जल में जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उन की ओर प्रकार जो मनुष्य है वह अपने कदम बढ़ा रहा है। इसलिए जो मनुष्य को जो 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 महासागरीय जो स्रोत है, जो महासागरीय संसाधन है, यदि उनका उपयोग करना है, यदि उनका दोहन करना है तो इसलिए हमें सैलिनिटी के बारे में, लवणता के विषय में जानकारी होना जरूरी है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो जो जिस क्षेत्र में लवणता की मात्रा यदि हम बात करें अधिक होती है तो उस क्षेत्र में जो यदि बाष्पीकरण की मात्रा का बात करें तो एवोपोरेशन की मात्रा की बात करें तो एवोपोरेशन कम होता है, यानी लवणता अधिक होगी। यदि किसी जल में नमक की मात्रा अधिक होगी, लवणता की मात्रा अधिक होगी तो जो बाष्पीकरण होगा तो बाष्पीकरण की मात्रा कम होगी। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो यदि किसी क्षेत्र में जो लवणता है तो लवणता अधिक होगी, या तो लवणता अधिक होने से क्या होगा, बाष्पीकरण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इसके अलावा यदि लवणता वृद्धि होती है तो डेंसिटी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा लवणता का पढ़ने का उद्देश्य है, तो लवणता की परिणाम स्वरूप लवणता भिन्नता के परिणाम स्वरूप क्या चलती है, महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो कि महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, महासागरीय धाराओं के संबंध में, करंट के संबंध में एक हम अपना अगला वीडियो पढ़ेंगे कि करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, कि करंट क्यों शुरू होती है, जो महासागरीय जलधारा है उसका अपना महत्व है। तो इसलिए जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, सैलिनिटी डिफरेंस, यानी लवणता में पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से संपूर्ण सभी क्षेत्रों में लवणता एक समान नहीं है, लवणता में भिन्नता है। इसलिए जो महासागरीय जलधारा है वह जो करंट है वह शुरू होती है, करंट का अपना महत्व है जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में करंट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने देखा, संपूर्ण रूप से लवणता के विषय में जान लिया कि किस प्रकार से लवणता है क्या, किस प्रकार से हम मापते हैं, कौन कौन से क्षेत्र लवणता की दृष्टि से अधिक लवणता क्षेत्र पाई जाती है। और यदि हम बात करें कोरल रीफ, यदि आप हमारा वीडियो कोरल रीफ यदि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तो कोरल रीफ जो कोरल प्रवाल भित्तियां हैं, तो प्रवाल भित्तियां भी उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर लवणता अधिक होती है। यानी कोरल रीफ की उत्पत्ति के लिए ना तो अधिक लवणता होनी चाहिए ना तो कम लवणता होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार के जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हम कहें जो फ्लोरा है, फोना है, जो कि समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो लवणता अधिक होगी तो वो नहीं पाए जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से ना तो लवणता, कम लवणता की आवश्यकता होती है ना तो अधिक लवणता, यानी जो एवरेज लवणता है, एवरेज लवणता उच्च कोटि की उत्कृष्ट होती है उस क्षेत्र में जो प्रवाल भित्तियां हैं अपने अच्छे तरीके से विकसित हो सकती हैं, ग्रोथ हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो इसलिए लवणता का अपना महत्व है, उसके अनुसार ही विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म है अपने कार्य करते हैं। तो धन्यवाद। आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।